हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो के अंदर। मेरा नाम है भूपेंद्र सिरवी और मैं हूं बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो गाइज़, आज से मैं एक नए चैनल पर एक नई सीरीज़ चालू कर रहा हूं। इस सीरीज़ के अंदर जो है हम बीएमएस से रिलेटेड जो हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे। तो आज मैं इस शानदार शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करना और इसको आगे से आगे ज़रूर जो है शेयर करना, ताकि बहुत से लोगों को इसकी हेल्प मिल सके। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स के भी जो है नोट्स और उनके लेक्चर्स यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे। अभी स्टार्टिंग है, इस वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो सकते हैं, बट आगे चल के मैं आपको एकदम ग्रेट एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम ले रहे हैं सेल्फ फिजियोलॉजी, यानी कि जो क्रिया शरीर, जिसको आयुर्वेदिक टर्म्स में बोला जाता है बीएमएस के करिकुलम के अंदर सेल्फ फिजियोलॉजी के अंदर पर्टिकुलर जो टॉपिक मैं आज की डिस्कस करने वाला हूँ वो है न्यूक्लियस। तो आज की जो स्लाइड का जो कंटेंट होने वाला है वो है व्हाट इज़ द न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, और what is the nucleus, structure of nucleus, function, structure of DNA, genetic disorders, structure of RNA, transcription of genetic code, translation of genetic code। तो आज जो है मैं आपके सामने जो है 3 पॉइंट कवर करूंगा, यानी कि फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस तक के सारे टॉपिक्स में जो है आज क्लियर कर लूँगा। बाकी के जो फर्दर टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली में न्यूक्लियस क्या है। तो न्यूक्लियस इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, इट इज़ अ मोस्ट प्रोमिनेंट एंड लार्ज सेलुलर ऑर्गन, यानी कि ये एक सेल से घिरा हुआ, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है, और ये सेल के अंदर प्रोमिनेंट होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, जो आपको भी पता है कि वो सब जो है न्यूक्लियस के अंडर आता है। न्यूक्लियस हैज़ अ डायमीटर अबाउट 10 to 20 माइक्रोन एंड ऑक्यूपाइज अबाउट 10% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो न्यूक्लियस जो होता है वो जो है 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम का जो है ऑक्यूपाई करता है। सेल विद न्यूक्लियस, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उनको यूकैरियोटिक सेल्स बोला जाता है, और सेल जिनके अंदर जो न्यूक्लियस नहीं होता उनको प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। ये आपको भी पता है, यानी कि सेल विद न्यूक्लियस उनको बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल, और सेल विदाउट न्यूक्लियस उनको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑल द सेल्स एक्सेप्ट, अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी आरबीसी और प्लेटलेट्स इन ह्यूमन बॉडी आर यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि मतलब मैंने बोला कि जो है आरबीसी और प्लेटलेट्स के अलावा सारी की सारी जो ह्यूमन के अंदर जो सेल्स है वो सारी यूकैरियोटिक होती है। इसका मतलब उन सब के अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट जो आरबीसी और प्लेटलेट्स है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। अब हो सकता है कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मिले या एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस आपको मिल सकता है। तो इस केस के अंदर आता है वन न्यूक्लियस, यानी कि यूनी न्यूक्लिएटेड सेल, मोस्ट सेल ऑफ द बॉडी मोर देन वन न्यूक्लियस उनको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। स्केलेटल मसल के अंदर आपको इसका एग्जाम्पल मिलता है। जनरली न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। जनरलाइज ये एक फीचर है। आप इसको हमेशा से के लिए फैक्ट मत मान, इसके आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जनरली न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। वन न्यूक्लियस यानी कि यूनी न्यूक्लिएटेड सेल, मोर देन वन न्यूक्लियस यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड जो आता है वो होता है एक्चुअली में न्यूक्लियस होता कैसा है, दिखता कैसा, और क्या क्या इसके अंदर कंटेंट होता है। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के मेजर कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस, ये जो है ये मेजर उसके जो पार्ट्स कंपोनेंट होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस, ये तीन जो है इसके मेजर पार्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ अ डबल लेयर्ड एंड पोरस इन द नेचर, यानी कि न्यूक्लियस जो है बाई लेयर से जो है सराउंडेड होता है, डबल लेयर से सराउंडेड होता है। जो ये मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है पोरस इन नेचर। सेकेंड आता है दिस अलाउज द न्यूक्लियोप्लाज्म टू कम्युनिकेट विद द साइटोप्लाज्म, यानी कि सबसे पहले आपने देखा डबल लेयर होता है और एक ऐसी होती है पोरस होता है नेचर में, और ये अलाउ करता है, यानी कि पोरस जो मेम्ब्रेन का जो ये पोरस जो क्वालिटी है वो अलाउ करती है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म, और कम्युनिकेट करता है किसके साथ में, साइटोप्लाज्म के साथ में। यानी कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर हुआ उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो द किसकी
हेल्प से होता है वो होता है मेम्ब्रेन, जो कि पोरस होती है नेचर के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म अकर थ्रू दिस पोर्स। इन पोर्स के थ्रू जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है ये मटेरियल्स का जो है एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म इज हाईली विस्कस फ्लूइड दैट फॉर्म्स द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस। यानी कि एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियस का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो किससे बना हुआ होता है, वो होता है किससे, न्यूक्लियोप्लाज्म से। नेक्स्ट, इट इज़ सिमिलर टू साइटोप्लाज्म प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। यानी कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है साइटोप्लाज्म के साथ, बट फ़र्क इतना होता है कि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म सराउंडेड बाय द क्रोमेटिन एंड देन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म सराउंड्स न्यूक्लियोप्लाज्म सराउंड्स क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। जैसे कि ये दोनों कंपोनेंट जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दोनों कंपोनेंट सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो सराउंड करता है किसको, क्रोमेटिन को सराउंड करता है और न्यूक्लियोलस को सराउंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन भी जो है कंपोनेंट होता है एक न्यूक्लियस के अंदर, और इसके अंदर ये होता है कि क्रोमेटिन इज अ थ्रेड लाइक मटेरियल मेड अप ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ द डीएनए। यानी कि क्रोमेटिन जो होता है एक तरह से जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए हम बोल सकते हैं उसके अंदर काम आता है। और ये बना हुआ होता है किससे, डीएनए से। डीएनए की फुल फॉर्म यहाँ पे हम देखें तो डीएनए की फुल फॉर्म आती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आपको पता होगा डीएनए की। द डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। ये भी आपको बहुत अच्छा एमसीक्यू का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं किसकी हेल्प की वजह से, वो होते हैं प्रोटीन की वजह से। जो स्पेशलाइज्ड बेसिक प्रोटीन्स होती है वो उनको कॉल करते हैं हिस्टोन, और उनसे मिलकर जो है क्रोमेटिन बना हुआ होता है। डीएनए को आपस में कॉम्पैक्टली पैक करवाते हैं हिस्टोन की मदद से, और वो आगे चल के बनाता है क्रोमेटिन। Next, chromosomes. Chromosome is the rod-shaped nuclear structure that carries a complete blueprint of the all hereditary characters to the species. पर्टिकुलर स्पीसीज़ का ऑल द एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर सारे कैरेक्टर्स को जो ट्रांसफ़र करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है क्रोमोसोम, और ये भी एक जेनेटिक मटेरियल की ही यूनिट है। क्रोमोसोम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल coiled around the histone molecule, मैंने आपको बताया है। और each DNA contains many gene. Normally the chromosomes are not visible in the nucleus under microscope. यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो नॉर्मल टाइम के अंदर आप देखेंगे तो सेल के अंदर विजिबल नहीं होते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, उस टाइम पे जो है वो हमको क्रोमोसोम जो है क्लियरली दिखाई देते हैं। जो न्यूक्लियस का एक और कंपोनेंट होता है वो होता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस इज़ अ 1 minute. Nucleolus is a small round granular structure of the nucleus, or each nucleus contains one or more nuclei. The nucleolus contains RNA and then some proteins which are similar to those found in ribosome. The RNA is synthesized by the 5 different parts of the chromosomes and then stored in the nucleolus. यानी कि RNA को स्टोर हाउस के रूप में जो काम करता है न्यूक्लियोलस होता है, और जो एक न्यूक्लियस के अंदर एक से ज़्यादा में न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई हो प्रेजेंट हो सकती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। आज के लेक्चर का जो लास्ट पॉइंट है वो है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन होता है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट जो इसका फंक्शन होता है वो होता है कंट्रोल ऑफ द ऑल द सेल एक्टिविटीज़ दैट इंक्लूडेड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन। दिस ऑल आर द फंडामेंटल एंड द बेसिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो है सेल के अंदर। कंट्रोल फॉर ऑल द सेल एक्टिविटीज इंक्लूडेड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये जो सब बेसिक और फंडामेंटल फिनोमिना होता है। सेकंड आता है सिंथेसिस ऑफ द आरएनए, और थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ द सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन को फॉर्मेशन करता है, आगे चल के आपको पता चलेगा। और जो राइबोसोम भी जो होते हैं वो 2 टाइप के सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। तो उन दोनों सब यूनिट्स के प्रोडक्शन के अंदर जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो न्यूक्लियस उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। फोर्थ आता है सेंडिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू द साइटोप्लाज्म फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू द मैसेंजर आरएनए, यानी कि mRNA। यानी कि जो न्यूक्लियस है वो प्रोटीन को ट्रांसफ़र करता है कहाँ से, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के अंदर। किस लिए, बिकॉज साइटोप्लाज्म के अंदर जो है प्रोटीन का जो सिंथेसिस वहाँ पे होना है, इस वजह से। और किसकी हेल्प से वहाँ पे ट्रांसफ़र करता है, वो करता है mRNA की हेल्प से।
नेक्स्ट 5 इज़ कंट्रोल ऑफ द ऑल सेल डिवीजन थ्रू द जीन्स, यानी कि जो सेल डिवीजन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है जो पर्टिकुलर सेल के अंदर, उसको जो कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। लास्ट 6, स्टोरेज ऑफ द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन जीन एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वन जनरेशन टू स्पेसिफिक द नेक्स्ट जनरेशन। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है लाइफ का, यानी कि एक जनरेशन के सारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो कैरी करना होता है, उसके अंदर जो है न्यूक्लियस जो अपना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप आज का जो लेक्चर है आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। इसके नेक्स्ट यानी कि पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बात करूँगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लास्ट, और इन्हीं सब जो जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड जो भी सारे टॉपिक्स हैं उनके अंदर जो आपको छोटे छोटे कन्फ्यूजन होंगे, वो सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे को सपोर्ट करते हैं और अगर नेक्स्ट वीडियो आपको देखने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।